हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारा जो भी प्रश्न होगा वो पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड की जो किताबें हैं उस पर आधारित होगा। क्योंकि सामान्य विज्ञान से भी हम लोगों को प्रश्न पूछा जाना है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, यानी विज्ञान के प्रश्नों को भी हम लोगों को देखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आलू यानी जिसको हम लोग पोटैटो कहते हैं, किसका परिवर्तित रूप है। परिवर्तित का मतलब हुआ बदला हुआ रूप, यानी पौधे का कौन सा भाग है आलू जो क्या है, बदला हुआ रूप है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, जड़ होता है, तना होता है, फूल होता है, पत्ती होता है, ये सब होता है। तो वही कहा जा रहा है कि आलू जो है किसका बदला हुआ रूप है, यानी आलू वास्तव में जो है आलू के पौधे का कौन सा भाग है, जड़ है या फिर तना है या फिर फूल है या फिर फल है। तो याद रखना कि आलू हमारा जो है तना का बदला हुआ रूप है। किसका बदला हुआ रूप है, तो तना का बदला हुआ रूप है। किसका बदला हुआ रूप है, तना का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी आलू जो है तना का बदला हुआ रूप है, यानी वास्तव में आलू क्या है, तना है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेम। तो आलू वास्तव में क्या है, आपका तना है, यानी तना का ही बदला हुआ रूप है। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारा ईख जो है, जिसको हम लोग गन्ना कहते हैं, आलू, अरबी, प्याज, अदरक, ये सभी जो हैं ये तना का बदला हुआ रूप है। किसका रूप है, तना का बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप, ठीक है। ये वास्तव में क्या है, पौधे के कौन से भाग है, तना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अदरक, ये अदरक जो है यहाँ आलू की जगह क्या दिया जा सकता है, अदरक, किसका परिवर्तित रूप है, तो किसका परिवर्तित, तना का। आलू हो या अरबी हो या प्याज हो या अदरक हो या फिर गन्ना हो, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग यदि गाजर, मूली, चुकंदर, सलगम और शकरकंद की बात करें तो ये सभी जो है हमारे ये जड़ का बदला हुआ रूप है। किसका रूप है, जड़ का बदला हुआ रूप है, जड़ का परिवर्तित रूप है। मतलब ये वास्तव में क्या है, जड़ है। पौधा का कौन सा भाग है, ये जड़ है। तो इसको ध्यान में रखना, चूंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि शिशुओं में यानी बच्चों में प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। यानी बच्चों में जो है यदि प्रोटीन की कमी हो जाए तो वैसी स्थिति में बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो देखते हैं। तो देखिए, जब भी प्रोटीन की बात किया जाए और शिशुओं में बात किया जाए तो याद रखना है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें पेट जो है असाधारण रूप से फूल जाता है, त्वचा जो है वो शुष्क हो जाता है, बाल की चमक घट जाती है और बाल भूरे रंग का हो जाता है। तो ये सभी कमियां उसमें क्या होने लगती है, दिखने लगती है बच्चों में। तो जब ऐसी स्थिति दिखे तो इसका मतलब ये समझना है कि बच्चों में जो है यानी उस बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है, यानी उस बीमारी का नाम है क्वाशीयोरकर। क्या है, उस बीमारी का नाम क्या है, क्वाशीयोरकर। यानी बच्चों में जो बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं क्वाशीयोरकर, जिसमें जो पेट असाधारण रूप से फूल जाता है, त्वचा यानी चमड़ा जो है वो क्या होता है, शुष्क हो जाता है, बाल का चमक घट जाता है, बाल भूरे रंग का हो जाता है, ठीक है। और भी देखते हैं हम लोग के पास जो है 3 ऑप्शन है, उसका क्या मतलब है। देखिए, एनीमिया, एनीमिया भी एक बीमारी है जो किसकी कमी से होती है, तो खून की कमी से होती है। किसकी कमी से, खून की कमी से। तो प्रश्न भी ये भी पूछा जा सकता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो खून की कमी से। रिकेट्स, रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रतौंधी, तो रतौंधी जो है आपका वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। तो एक ही प्रश्न में 4-4 प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए। तो कहने का मतलब हमारा जो मेन प्रश्न था वो था कि यदि शिशुओं में, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होगा, तो क्वाशीयोरकर रोग उत्पन्न होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन के लिए मछलियों का पालन क्या कहलाता है। देखिए, जब हम भोजन के लिए मछलियों का व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर मछली का पालन शुरू कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं या फिर सेरीकल्चर कहते हैं।
ठीक है, ये चारों जो है किसी ना किसी का क्या है, पालन से संबंधित है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं कर जाना है। तो याद रखना है कि जब हम भोजन के लिए मछलियों का पालन करेंगे तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पीसीकल्चर। क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। कौन नंबर का हमारा आंसर सही है? पीसीकल्चर। तो अब हम लोग देखते हैं कि चारों का मतलब क्या होता है, एपीकल्चर का मतलब क्या, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या, सेरीकल्चर का मतलब क्या। वैसे हम लोग समझ चुके हैं कि जब हम भोजन के लिए मछलियों का पालन करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग पीसीकल्चर कहेंगे। अंग्रेजी भी दिया हुआ पीसीकल्चर, मत्स्य पालन यानी मछली पालन। क्या हुआ? मछली पालन। ठीक है, अब एपीकल्चर क्या होता है? ख नंबर में दिया हुआ एपीकल्चर। तो देखिए एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। जब आप बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालना शुरू कर दीजिएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। उसी तरह हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब हुआ बागवानी करना। ठीक है, बगीचे में साग सब्जी वगैरह लगाना, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्लियर है? आगे है सेरीकल्चर, मतलब रेशम कीट पालना। मतलब रेशम के लिए जब आप बड़े पैमाने पर रेशम कीट को पालना शुरू कर दीजिएगा तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि रेशम कीट को पालना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। बागवानी करना हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर और मत्स्य पालन पीसीकल्चर कहलाता है। तो हमारा मूल प्रश्न जो था कि भोजन के लिए मछलियों का पालन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक, यानी ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो ऊर्जा देता हो पोषक तत्व क्या है? हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो हमारे क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो अब इन सब में जो है सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो याद रखना है कि सबसे अधिक ऊर्जा वसा देता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट भी आपको ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट भी। लेकिन यहां बात की जा रही है सबसे अधिक। ठीक है, वसा भी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है, लेकिन सबसे अधिक की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें वसा देता है। यदि हम वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा लें, मान लीजिए कि 100 ग्राम हम लेते हैं, 100 ग्राम वसा भी ले लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, और 100 ग्राम हम यदि कार्बोहाइड्रेट भी ले लेते हैं, हाइड्रेट भी ले लेते हैं, तो वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा देगा। कौन? वसा। वसा जो है 2 गुना ऊर्जा देगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वो वसा है। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ऊर्जा देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां वसा नहीं रहता, अगर दूसरा कोई रहता तब हम कार्बोहाइड्रेट में लगाते, लेकिन सबसे ज्यादा की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि वसा जो है हमको क्या देता है? सबसे ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा देता है। क्लियर है? और भी हम लोग थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं इसमें। अब देखिए इस दोनों को जब हम मिला दें, किसको? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और वसा को, यदि किसी भोजन में ये दोनों चीज मौजूद है तो वैसे भोजन को हम लोग कहते हैं ऊर्जादायक भोजन। ऊर्जादायक भोजन। ठीक है, यदि दोनों एक ही भोजन में मौजूद है, जो मान लीजिए जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों मिला हुआ है, दोनों मौजूद है, तो उस भोजन को कहेंगे ऊर्जादायक भोजन। तो पूछा जा सकता है कि ऊर्जादायक भोजन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा मौजूद हो। अब प्रोटीन का क्या काम होता है? तो प्रोटीन का काम होता है वृद्धि करना। हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद विटामिन का बहुत सारा कार्य है। ऐसा नहीं कि विटामिन का सिर्फ एक ही कार्य है। जैसे मान लीजिए विटामिन के की बात करें तो विटामिन के जो है आपके शरीर में थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा, उसी तरह विटामिन डी मान लीजिए वो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसी तरह विटामिन के बहुत सारे कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वसा, यहां जल की बात नहीं किया जा रहा, वसा की बात किया जा रहा है। और अभी तुरंत हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हमारा वसा ही है। अब यहाँ प्रश्न है कि वसा में घुलनशील यानी घुलने योग्य विटामिन कौन सा है? मतलब कैसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में क्या हो जाता है? घुल जाता है।
अब विटामिन B6, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो वसा में घुल जाता है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि KEDA, केडा, क्या पढ़ेंगे इसको, केडा। तो ये इसमें कितने विटामिन, 4, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, याद रखना है कि हमारा जो एक फॉर्मूला होता है केडा, केडा का मतलब क्या हुआ, KEDA, केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो हमारा है केडा, ये हमारा वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील। क्लियर है, तो बस यही आपका 4 विटामिन यानी केडा जो है वो वसा में घुलनशील है, बाकी सभी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी जो आपका रेस्ट जो बचता है, रेस्ट ऑल मतलब बाकी जो बचता है वो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, याद रखना है। तो केडा जो आपका है यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये आपका वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। तो अब देखिए केडा खोजिए आपका, यानी इस चारों में से कोई भी विटामिन यदि दिया हुआ है इसमें तो वो वसा में घुलनशील होगा, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है। तो देखिए बी तो है नहीं, बी इसमें कहीं नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है इसमें कहीं, डी, विटामिन डी हमारा जो है वसा में घुलनशील है, चूंकि ये जो विटामिन डी है केडा के फॉर्मूला में आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है यानी क्षय रोग जो है टीबी किसके द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, आखिर कौन ऐसा चीज है जिसके द्वारा टीबी यानी क्षय रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है या फैलता है। ठीक है, तो याद रखना है टीबी जो है हमारा या क्षय रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग जो है वो क्या है, टीबी है। टीबी किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, तो जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, अब ये देखिए हमारा आगे ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे और कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो वायरस से जो है हमारा एड्स फैलता है। क्या फैलता है, एड्स फैलता है वायरस से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो वायरस के द्वारा फैलता है। फंजाई, जिसको हम लोग कवक भी कहते हैं, फंजाई अंग्रेजी नाम हुआ, कवक हुआ हिंदी नाम। अब फंजाई से फैलने वाला रोग तो चर्म रोग होता है। क्या होता है, चर्म रोग, यानी चमड़ा से संबंधित जो रोग होता है, त्वचा से, ठीक है, स्किन से संबंधित, वो हमारा क्या होता है, किससे फैलता है, फंजाई से। प्रोटोजोआ से फैलने वाला जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है आपका मलेरिया। क्या है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, तो हमारा जो मूल प्रश्न था कि क्षय रोग यानी टीबी किसके द्वारा फैलता है, तो वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है जिसको भगवान ने बनाया हो, मनुष्य ने नहीं बनाया हो। ठीक है, तो प्राकृतिक का मतलब भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मतलब जिसको मनुष्य नहीं बनाया हो। तो इनमें से यानी ये 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन आपका प्राकृतिक तंतु, तंतु का मतलब होता है रेशा, तंतु का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग रेशा भी कहते हैं। अब ये रेशा क्या होता है, तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए एक धागा लीजिए आप, जिससे कपड़ा बनता है, धागा जैसे मिलता है, और धागा को जब आप क्या कीजिएगा, उसको मान लीजिए कि धागा को ऐसे पकड़ के उसको क्या कीजिए, दबाइए, और उसे जो पतला पतला, बहुत पतला पतला जो चीजें निकलेगी वही आपका क्या कहलाता है, रेशा कहलाता है, तंतु कहलाता है। यानी सबसे लास्ट चीज जिससे क्या बनता हो, वस्त्र बनता हो। ठीक है, क्लियर है, जैसे घर बनाने के लिए हम लोग ईंट का यूज करते हैं, उसी तरह जो ये रेशा या तंतु होता है इसी से आपका धागा बनता है, फिर धागा से कपड़ा बनता है। तो कौन प्राकृतिक तंतु है, प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं हो। और भगवान के द्वारा बनाने का मतलब प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। प्राकृतिक जो होता है आपका तंतु वो 2 तरह का होता है, किससे किससे, एक जो है आपका पौधा से प्राप्त होगा और एक जो है आपका जंतु से प्राप्त होगा।
पौधा से प्राप्त होगा, और जंतु से तो पौधा से, जैसे कपास, कपास आपको पौधा से प्राप्त होने वाला है। जूट हो गया, ठीक है। उसके बाद नारियल का छिलका जो होता है, जिससे आपका क्या किया जाता है, पैर पोंछने वाला चटाई बनाया जाता है। तो ये सभी प्राकृतिक जो आपके हैं वो तंतु हो गए। और जंतु में आपका हो जाएगा ऊन। ऊन आपका किससे किससे प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है, ठीक है, ऊन, ठीक है, ऊंट से प्राप्त होता है। उसके बाद और क्या आएगा इसमें, रेशम। रेशम जो है आपको किससे प्राप्त होता है, तो रेशम के कीट से। तो ये सभी प्राकृतिक तंतु हो गए। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक तंतु है। नायलॉन आपका प्राकृतिक तंतु नहीं है। याद रखना है कि नायलॉन जो होता है वो क्या किया जाता है, कई केमिकल्स की मदद से बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं, संश्लेषित कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषित या मानव निर्मित। रेशम आपका देखिए, रेशम जो है आपका क्या किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। ये आपको मनुष्य नहीं बनाता है, ये प्रकृति में अपने आप क्या होता है, प्राप्त होता है रेशम की कीट से। तो ये हमारा प्राकृतिक रेशा हो गया, ठीक है। पॉलिएस्टर फिर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है केमिकल्स की सहायता से। एक्रिलिक भी आपका मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है केमिकल्स की सहायता से। तो आपका प्राकृतिक तंतु जो था इसमें रेशम था, और बाकी ये नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है संश्लेषित तरीके से कई केमिकल्स की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पादप तंतु है। मतलब तंतु का मतलब रेशा, मतलब जो रेशा, पादप मतलब पौधे से प्राप्त होता है। तो पौधे से प्राप्त होने वाला तंतु कौन है, रेशा कौन है। देखिए रेशम जो है आपका, रेशम कीट से प्राप्त होता है, रेशम कीट से। तो जब ये कीट का मतलब हो, ये क्या हो गया, जंतु रेशा है, ये जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऊन जो है ये भी हमारा क्या होता है, या तो भेड़ से, याक से, खरगोश से, इन सबों से प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जंतु रेशा हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद आपका पॉलिएस्टर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है विभिन्न केमिकल की सहायता से। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा एक बचता है कपास। कपास जो है वो हमारा क्या है, पादप तंतु है, क्योंकि कपास का पौधा होता है। क्या होता है, कपास का पौधा होता है, ठीक है, समझ गए ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि जल में घुलनशील गैस नहीं है, यानी कौन सा ऐसा गैस है जो जल में नहीं घुल पाएगा, मतलब घुल सकने वाला नहीं है, घुलनशील नहीं है। यानी ये 4 गैस दिया हुआ है आपका नाम, उसमें से कौन ऐसा गैस है जो जल में घुलनशील नहीं है, यानी जल में घुल नहीं सकता। तो याद रखना है, हम लोग जानते हैं कि जल में भी जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। जल में भी क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं और जलीय पौधे होते हैं। उन सबको किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी। इसका मतलब है कि जल के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है घुला हुआ, तभी ना उसको उसकी जरूरतें पूरी करता है। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं घुला हुआ रहता, घुल सकने वाला नहीं रहता, घुलनशील नहीं रहता, तो क्या होते हैं, जलीय जीव, जलीय पौधे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते। तो इसका मतलब है कि जल में जो घुलनशील गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी घुलनशील गैस है। लोहा आपका गैस है ही नहीं, तो इसका तो यहीं से क्या हो गया, काम खत्म हो गया, लोहा गैस नहीं है। आगे कौन बचता है, तो नाइट्रोजन। याद रखना है, नाइट्रोजन जो है वो आपका जल में घुलनशील नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुलनशील है, लेकिन नाइट्रोजन जो है आपका वो जल में घुलनशील नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि क्या नाइट्रोजन जल में घुलनशील है, तो कहेंगे नाइट्रोजन जल में घुलनशील नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है जल में घुलनशील है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यानी प्रकाश के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है उसको चुनना है। कहता है कि प्रकाश जो है वो सरल यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है जब भी चलता है तो वो सीधी रेखा में चलता है। सही बात है या गलत बात है, तो याद रखना है कि 100% सही बात है कि प्रकाश जब भी चलेगा तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में चलता है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चलता है। आगे क्या दिया हुआ है कि अपारदर्शी वस्तु,
तो अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं? तो वैसी वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े के आर पार प्रकाश नहीं हो सकता है, तो ऐसे भी ये गलत हो गया, इससे कभी पास हो ही नहीं सकता है। आ गया कि प्रकाश को हम देख सकते हैं। क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं? अगर प्रकाश को देख सकते हैं तो प्रकाश का कलर कैसा है? जब तक नहीं देख पाते तभी तक तो पता नहीं है कि प्रकाश कैसा होता है, कैसा कलर है, यानी प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। उसके बाद है प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी की रेखा में गमन करता, तो ये भी हमारा गलत है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है यानी चलता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा के बारे में पूछा जा रहा है कि चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है। चंद्रमा दीप्त वस्तु है क्या? देखिए, दीप्त वस्तु किसको कहते हैं? तो वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं, या वैसे वस्तु को हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा वही हमारा क्या कहलाता है? तो दीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, विद्युत बल्ब जो है, आप देखते हैं कि उससे प्रकाश निकलता है, तो बल्ब जो है वो आपका दीप्त वस्तु का उदाहरण है। टॉर्च का बल्ब वो भी आपका दीप्त वस्तु का उदाहरण है। जुगनू से भी, जो कि हम लोग रात में देखते हैं, उससे भी प्रकाश निकलता है, तो वो भी दीप्त वस्तु हुआ। तो जिस वस्तु से अपना प्रकाश निकलता है, खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग दीप्त वस्तु कहते हैं। तो क्या चंद्रमा जो है दीप्त वस्तु है? यानी क्या चंद्रमा से प्रकाश निकलता है? तो कहेंगे चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा कैसे चमकता है? तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब परावर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम लोगों को लगता है कि हाँ चंद्रमा चमक रहा है। लेकिन वास्तव में चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, यानी चंद्रमा जो है दीप्त वस्तु नहीं है। पारदर्शी वस्तु, क्या चंद्रमा के आर पार जो है प्रकाश पार कर सकता है? तो कहेंगे नहीं, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। अदीप्त वस्तु यानी वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो सही बात है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए ये हमारा कौन सा वस्तु हो गया? अदीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है या जो अपने प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वो हमारा अदीप्त वस्तु कहलाता है। आ गया प्रकाश पुंज, ये भी नहीं होगा हमारा। प्रकाश पुंज क्या होता है? तो प्रकाश का जो किरण होता है, तो उसके समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या चंद्रमा प्रकाश की किरणों का समूह है क्या? नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अदीप्त वस्तु, यानी चंद्रमा हमारा क्या है? अदीप्त वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद देखने के लिए।